मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और लगभग हर विषय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और जो हमारी देश को, हमारे हिंदुत्व को, हमारी जनता को इफेक्ट करता है, हम सारे विषय छुएंगे और वो आएगा जनता के सामने कुछ दिनों में। लेकिन मैं इस विषय में बता दूं कि हमारी पॉलिसी क्या है। देखिए, जब हिंदुओं को सशक्त करना है, किसी को अपने नागरिकों को सशक्त करना है, तो उसका एक तरीका होता है। एकम सनातन का की पॉलिसी ये रहेगी कि हम दो तरीके से सशक्तिकरण करेंगे इस विषय में। पहली बात तो धार्मिक आधार पर, क्योंकि हिंदू सिर्फ एक, हमारा रिलीजन सनातन ऐसा धर्म है जो कि शस्त्र की पूजा करता है। हमारे सब सब देवी देवताओं, सब भगवानों के हाथ में शस्त्र है। शस्त्र की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिस प्रकार सिखों को शस्त्र रखने का अधिकार है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जो वैष्णव है उनको चक्र रखने का या हनुमान जी की कटार रखने का अधिकार हो, जो शैव हो उनको त्रिशूल रखने का अधिकार हो, जो शाक्त हो उनको खड्ग रखने का, देवी काली, माँ काली के हाथ में जो हसिया रूपी खड्ग होता है उसको कैरम्बत कहते हैं। मॉडर्न एक फाइटिंग आर्ट बन गई है कैरम्बत, और मलेशिया इंडोनेशिया में बहुत वो पाई जाती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस फाइटिंग आर्ट का, उस युद्ध कला का नाम ही काली है। उसको काली बोला जाता है, जिसमें कैरम्बत से लड़ाई होती है। लेकिन आज हम नहीं जानते हमारी देवी के हथियार से कैसे लड़ना है। खैर, तो धार्मिक आधार पर ये एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के तहत, जैसे कि सिखों को अधिकार दिया गया है, वैसे ही सनातनियों को अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने धार्मिक विश्वास के साथ ही आप ये कार्य करें कि अपने पास वेपन रखने की आपको परमिशन है। हाँ, वो स्पेसिफिकेशंस हम डिसाइड करेंगे कि वो स्पेसिफिकेशंस ऐसे ना हो कि उससे मास डिस्ट्रक्शन हो जाए, और ये कोल्ड वेपन है, इनसे मास डिस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकता। तो हर हिंदू के पास धार्मिक स्वरूप, प्रतीक, चिन्ह के रूप में एक हथियार होना चाहिए, जो कि वैसा ना हो जिससे वो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सके। सुरक्षा भी जरूरी है, लोगों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन सिमिलर मॉडल में जैसे सिखों के पास अलाउ किया हुआ है। एक तो हमारी ये बात हो गई कोल्ड वेपन के। दूसरा जिसे हॉट वेपन कहते हैं, यानी फायर आर्म्स, यानी बंदूक। देखिए, इसमें जो प्रोहिबिटेड बोर्स है, वो प्रोहिबिटेड बोर्स तो अलग चीज है, उनके लाइसेंस वगैरह फौजियों के लिए या पुलिस कर्मियों के लिए मिलने का प्रोविजन है। हम उसको और हल्का करेंगे जिससे उनको ज्यादा ज्यादा मिल सके। और जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स हैं, जो कि सिविलियन के, जनता के लिए लाइसेंस दिए जाने का प्रोविजन आर्म्स एक्ट में है, उसमें भी हम 3 स्टेजेस रखेंगे। पहली स्टेज में हम पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड और जो सर्विंग कर्मी हैं, इनको कम त्वरित त्वरित लाइसेंस हम इनको इशू करेंगे, क्योंकि इनको सारी ट्रेनिंग मिल चुकी है, इनको नियम कानून, आर्म्स के लॉज, सारी चीजें मालूम है। दूसरी इस दूसरे स्तर पे हम जो ग्रेजुएट्स हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स देते हैं, यानी वेल टू डू है, मतलब ये वो हथियार लेकर के चोरी गिरफ्तारी करने नहीं जाएंगे, ये हमको पता है। क्योंकि अब हम ये जान सकते हैं, सोशल इंडेक्स से पता चलता है कि इस तरह जो लोग होंगे वो क्राइम पे नहीं उतरेंगे। तो हम उनको अप्लाई करने के रूल्स बहुत आसान बनाएंगे। और तीसरे में जो भी हमारे सनातनी या जो भी हमारे नागरिक ऐसे हैं जो कि इस कानून की इज्जत करते हैं, देश के कानून की, देश की परंपराओं की इज्जत करते हैं, और हम उनसे उनको हम आसान करेंगे लाइसेंस का प्रोसेस। और उसमें हम ये करेंगे कि हर जिले में, पूरे देश में हर जिले में हम एक ना एक एजेंसी को, चाहे वो सिविल पुलिस यूनिट हो, चाहे वो पैरामिलिट्री यूनिट हो, चाहे वो मिलिट्री यूनिट हो, उसको हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। वो वेपन एग्जामिनर बनेगा वहां का, और जितने लोग उनसे जाकर के 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग मॉड्यूल करेंगे, उनको जब सर्टिफिकेट वो देंगे, उसके बाद ही लाइसेंस इशू होंगे। तो इससे फायदा होगा कि हम एक ट्रेंड मैन पावर खड़ी करेंगे अच्छी, जो कि जरूरत पड़ने पे आत्मरक्षा कर सके उन हथियारों से। और साथ ही साथ सारे नियम कानून की जानकारी भी उनको मिल जाएगी उस ट्रेनिंग में। और उसके साथ ही साथ उनका अपना परीक्षण भी हो जाएगा कि उनके एंटेसिडेंट्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, एग्रेशन कंट्रोल है कि नहीं, वो इम्पल्सिव है कि नहीं, और उनकी इंटेंशन ही पता चल जाएगी कि वो किस लिए वेपन लेना चाहते हैं। क्योंकि 12-15 दिन में कोई भी एक इंस्ट्रक्टर, जो कि एक फौजी या एक यूनिफॉर्म्ड पुलिस का इंस्ट्रक्टर है, वो ये समझ लेता है ये बातें। तो इस तरीके से अधिकतर लोगों के हाथ में, सनातनियों के हाथ में कानूनी रूप से हथियार हो, ये हमारी मंशा है। देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जब जो बाइडेन वाले इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका के, उससे पहले ब्लैक एंड
व्हाइट का जो ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो दंगे हुए थे वहां पर, वो टोटल एनार्की की स्टेज थी। और उस एनार्की में ना सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, ना पुलिस थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, दुकानें लूटी जा रही थी, घर लूटे जा रहे थे। लेकिन अमेरिका में चूंकि आरकेबीए, राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स, ये आरकेबीए का सिद्धांत चलता है, और उनके देश में नागरिकों को ये पूरी तरह से हक है कि वो आर्म्स रख सके एक सर्टेन परमिशन के बाद, जो कि बहुत ही इजी है। तो जहां जहां पर भी, जिन जिन बड़े बड़े शोरूम्स में, घरों में लोग अपने ऑथराइज हथियार लेकर के बैठ गए बाहर, और उन्होंने कह दिया दंगाइयों से कि अगर पास आओगे तो हम गोली चलाएंगे, रिटेलिएशन के डर से उनके घर बच गए, उनकी दुकानें बच गई। लेकिन वो हथियार कौन से थे? वो हथियार ये नहीं थे जो इस तरह की शाखा चाप लोग बोल रहे हैं कि जाके लोहा ले लो, तुम अनऑथराइज वो क्राइम करने को, हमारे हिंदू समाज को क्रिमिनल बना रहे हैं वो, कि जाओ तुम क्राइम करो। वो हथियार लाइसेंस हथियार थे, उनके ऑथराइज कानूनी हथियार थे, वो गैर कानूनी हथियार नहीं थे वहां पर। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई सशस्त्रीकरण करना बहुत जरूरी है सनातनियों का, और सशस्त्रीकरण ऐसे होना चाहिए कि कानूनी रूप से वो हथियार रखने के लिए परमिटेड हो, और वो ट्रेंड भी हो, दोनों चीजें हो। ऐसा ना हो कि मिसहैंडलिंग ऑफ आर्म्स हो जाए, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक पॉलिसी का मैंने आपको उदाहरण दिया।